तो देखिए प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड अपन देख रहे हैं। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। तभी तो याद करो फॉर्मूला अपन लेते थे सेल्स माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अपन क्या करते थे माइनस। माइनस कर रहे हैं इसका मतलब हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसका मतलब हटा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ऑब्वियस है, हमने सेकेंड हैंड गुड्स जो बेच रहे हैं उसका प्रोडक्शन तो पिछले साल ही हो चुका था, वो तो पिछले साल के आउटपुट में इंक्लूड हो गई थी, तो इस साल के प्रोडक्शन में तो उसको शामिल नहीं कर सकते ना। तो अगर सेकेंड हैंड कोई गुड्स बेची है तो उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ध्यान देना, नॉट गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर आपने खुद के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, एक डॉक्टर ने अपने ही बेटे का इलाज किया, तो वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कहलाएगी, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको इंक्लूड करना है। एक किसान ने गेहूं उगाया, 10 बोरी अपने पास ही रख ली, तो वो प्रोडक्शन के अंदर शामिल किया जाएगा। सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाएगा, बट गुड्स को शामिल किया जाएगा। आगे चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। इसीलिए याद करो जब आप आउटपुट निकालते थे तो फॉर्मूला लेते थे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को आपको लेना, प्लस कर रहे हो, इसका मतलब उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा कि प्रोडक्शन तो हुआ है, बिकाई तो नहीं है, प्रोडक्शन तो हुआ ही है, तो प्रोडक्शन हुआ है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ये सारे प्रिकॉशन आपको अच्छे से याद करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में हर साल एक प्रिकॉशन जरूर आता है, वो चाहे वैल्यू एडेड मेथड का है, चाहे इनकम मेथड का है, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड का है। एक प्रिकॉशन हर साल आता है, तो ये पांचों प्रिकॉशन जो है अच्छे से याद कर लेना। इसका कोई भी छोटा या बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से आएगा। देखिए चेंज इन स्टॉक को आप इंक्लूड करते हो नेशनल इनकम में, आप फॉर्मूला याद करिए। आपका फॉर्मूला था आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। आउटपुट में आपने क्या लिया था, तो देखो आउटपुट में आपने लिया था वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकलता है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी आप चेंज इन स्टॉक को ले रहे हो ना सेल के अंदर, यानी आप आउटपुट के अंदर ले रहे हो, तो आउटपुट के अंदर जब चीजों को ले रहे हो तो इसका अंदर नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हो। तो नेशनल इनकम में आपका चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो उसमें ऐड हो जाता है क्योंकि वो इस साल प्रोड्यूस हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आया है, वो इस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। तो जितना भी चेंज इन स्टॉक है केवल उसको जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब आप देखिए डबल अकाउंटिंग, डबल काउंटिंग क्या होती है? बेसिकली क्या है कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है, एक ही चीज कई जगह इंक्लूड हो जाती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया, पहले डेफिनेशन बताते हैं। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि आटा है, गेहूं है, फार्मर के हाथ से होता हुआ मिलर के हाथ में आया, मिलर से बेकर के हाथ में आया, तो है तो वो गेहूं ही ना, उसकी कन्वर्जन ही तो हो रहे हैं, चीज तो वो एक ही है। तो अगर आपने ब्रेड को ले लिया तो आपने आटे को अपने आप ही ले लिया, जब आपने ब्रेड को ले लिया तो आपने गेहूं को अपने आप ही ले लिया, तो ये तीन आउटपुट थोड़ा ना काउंट होंगे, ये तो एक ही आउटपुट काउंट होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देके इस चीज को समझाया गया है कि एक फार्मर है, वो वीट का आउटपुट करता है, 500 में आउटपुट हुआ, बाय नेचर गेट करता है, तो उसका इनपुट कितना हुआ? 0। तो उसका वैल्यूडेड हो गया 500 माइनस 0 500। ये जो 500 का इसका आउटपुट है, ये इनपुट बन जाएगा किसके लिए? मिलर के लिए। तो ये वीट इसके लिए इनपुट बन गया। अब मिलर ने इसको क्या किया? मिलर ने इसको 700 में बेचा, किसको? बेकर को। तो ये बेकर के लिए क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो मिलर का आपका वैल्यूडेड कितना आया? 700 माइनस 500 दैट इज 200। और बेकर का आपका वैल्यू रेट कितना आया? 1000 माइनस 700 दैट इज 300। तो कुल मिलाकर अब बेकर ने ब्रेड बनाई और उसको 1000 रुपए में बेच दिया कंज्यूमर को, 1000 रुपए में बेच दिया कंज्यूमर को। तो 1000 रुपए जो है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और उसमें सब चीजें इंक्लूड हो गई हैं। इसमें फार्मर का वीट भी हो गया, मिलर का आटा भी हो गया, बेकर की ब्रेड भी हो गई, कंज्यूमर को कुल मिला के वो 1000 की पड़ी। यही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और आप सभी वैल्यू एडिट्स का टोटल करेंगे ना, तो वही बैठेगा 500 प्लस 200 प्लस 300, इसका टोटल जो है वो आपका कितना बैठता है? 1000। तो इंडिविजुअल स्टेप्स पे अगर आप वैल्यू एडिट निकाल रहे हैं, उसका टोटल हमेशा फाइनल स्टेज जो कंज्यूमर को टॉपिक पड़ेगा उसके बराबर आपका आएगा, उससे आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी।
देखिए अगर सभी लोग अपना आउटपुट इंक्लूड कर लें तो आउटपुट तो ये रहे 500, 700, 1000। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 2200 का आउटपुट निकल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि इकोनॉमी में 2200 का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, वो तो एक ही चीज डबल काउंट हो रही है। तो इसीलिए अगर हम सबके इंडिविजुअली वैल्यूएटेड देखेंगे जो कि कंज्यूमर के आउटपुट के बराबर बैठेगा, वही हमारा आउटपुट है। इसीलिए डबल काउंटिंग की जो समस्या है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सर ये है कि हम फाइनल आउटपुट मेथड ले लें। फाइनल आउटपुट का मतलब सर हम इसको जो है वो नेशनल इनकम में शामिल करें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर कंज्यूमर की प्राइस आपके पास नहीं है तो आप इंडिविजुअल लेवल की जो आपकी वैल्यूएटेड है इसको ले लो, इन सबको ऐड कर दो, इससे भी तो 1000 ही आ रहा है। तो 1000 ही इससे आ रहा है, पहला तरीका ये, और 1000 ही आपका इससे आ रहा है, दूसरा तरीका ये। तो अपन क्या आंसर देंगे सर, या तो आप करो फाइनल आउटपुट को ले लो, या तो आप फाइनल आउटपुट को ले लो। फाइनल आउटपुट का मतलब ये कंज्यूमर वाले 1000 रुपीज ले लो, ये वाले। और दूसरा है सर कि आप हर जने का वैल्यूएटेड ले लो, यानी ये वाला 1000, जो ये वाला तरीका दिया गया है ये वाला ले लो। तो दोनों से 1000 आएगा। तो डबल काउंटिंग की समस्या अगर आपको रिमूव करनी है तो ये दो मेथड जो है वो हैं, इन दोनों तरीकों से आप डबल काउंटिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। देखो यहाँ कर आपका वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो जाता है, इसके बाद आपका चालू होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में अप्रोच ही अलग है। इनकम मेथड आपको ये कहता है कि भाई साहब आपकी जितनी भी इनकम्स है ना उनको जोड़ लो। देश भर में जितने भी लोग हैं उन्होंने साल भर में जितनी भी इनकम कमाई है उन सबको अगर जोड़ लो तो नेशनल इनकम अपने आप निकल जाएगी। तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम that accrue to the factor of production। factor of production यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ने, लैंड ने जो क्या कमाया, लैंड ने कमाया रेंट, लेबर ने कमाई वेजेस, एंटरप्रेन्योर ने कमाया प्रॉफिट, और कैपिटल ने कमाई इंटरेस्ट। इन चारों इनकम्स को अगर अपन जोड़ दें और इनका सम कर दें तो ये आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो देश भर में जितने भी फैक्टर्स हैं उन्होंने साल भर में जितनी भी इनकम कमाई है वो सब आपको जोड़ दें तो वो आपका बन जाएगा इनकम मेथड। आगे और क्लेरिफिकेशन किया गया है, लिखा है अंडर दिस मेथड इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। वही चीज है। इनकम मेथड के कुछ नाम और भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, फैक्टर, पेमेंट मेथड, पर नॉर्मली इसको इनकम मेथड से बोला जाता है, लेकिन कल को ऑब्जेक्टिव में एक आध नाम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है, कौन सी इनकम हम लें? तो पहला आता है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। क्या है? सबसे पहला आइटम इसमें आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको शॉर्ट में कहते हैं COE। कि सर आपने वर्कर से काम कराया, उसको जितनी भी सैलरी दी वो कहलाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हमने क्या किया, कॉम्पनसेट किया। कैसे किया? सर हमने उसको वेजेस एंड सैलरी कैश में दी, सर हमने उसको वेजेस एंड सैलरी काइंड में दी। काइंड का मतलब है कि हमने उसको फैसिलिटी दे दी, कैश तो नहीं दिया। उसको रेंट फ्री होम दे दिया, उसको फ्री कार फैसिलिटी दे दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे दी। इसको कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कैश तो कैश है भैया, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो उसको वेजेस एंड सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस एक वर्ड है, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और कोई कमीशन वगैरह दे दिया, तो ये सब कैश में है और ये है काइंड में। और इसके अलावा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक बेनिफिट और देता है, उसका जो प्रोविडेंट फंड होता है जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उसके अंदर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कुछ पैसा डलवा देता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SS सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कि एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से उसमें कुछ पैसा डाल देता है। अब ऐसे फंड कई टाइप के होते हैं, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रोविडेंट फंड एक तो नाम होता है, एक ग्रेचुटी फंड होता है, एक लेबर वेलफेयर फंड होता है, तो रिटायरमेंट पेंशन स्कीम होती है। इस तरीके से एम्प्लॉयर जो है इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को फायदा दे देता है कि मैं आपके इन फंड्स में पैसा जमा कराता हूँ, रिटायरमेंट के वक्त आपको ये सब पैसा मिल जाएगा। तो इन तीन तरीकों से आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind, and employers contribution to social security scheme। एम्प्लॉय का मत ले लेना, बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो एक इनकम तो हमने देख ली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरी इनकम हम देख रहे हैं रेंट एंड रॉयल्टी। आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उस पर आपको रेंट मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है।
इसके अलावा आपने कोई फॉर्मूला बनाया, मान लो किसी दवाई का फॉर्मूला बनाया या कोई मेडिसिन कोई चीज अपन ने बनाई, उसको आपने दे दिया दूसरी कंपनी को यूज करने के लिए, बदले में आपको रॉयल्टी मिल रही है। या आपने किसी को अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, जैसे मैकडोनल्ड्स वाला है उसने अपनी फ्रेंचाइजी खोल रखी है, आपने भी सर्वेश ने खोला सर्वेश बर्गर भंडार और खूब चलने लग गया। इसने क्या किया कि अपनी कई सारी ब्रांचेस खोल ली, वहां से उसके पास रॉयल्टी आ रही है। तो ऐसी रेंट एंड रॉयल्टी की इनकम को भी इनकम में लिया जाता है। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से जो रेंट मिलता है। और रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय ग्रांटिंग लीजिंग सब सॉइल एसेट। फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑफ मिनरल, कोई मिनरल आपके पास कोई माइन है, उस माइन से आपको रॉयल्टी मिल रही है, कोल और आयरन की है ना, गैस की। इट कैन इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू कॉन्ट्रैक्टर। हम क्या करते हैं, हम खुद तो निकाल नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उससे रॉयल्टी ले रहे हैं। तो इस टाइप से रॉयल्टी की इनकम भी आपकी हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की भी इनकम होती है देश के लोगों को। कैसे? इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। गवर्नमेंट ने पब्लिक से कोई लोन ले रखा है, वैसे बैंकों में जो भी पैसा जमा है वो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर लोन ही तो है। आपने जो पैसा जमा कराया आप गवर्नमेंट से मांगते हो, बदले में गवर्नमेंट आपको ब्याज दे रही है। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर। ए फर्म ने बी फर्म को लोन दे दिया, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो ऐसा इंटरेस्ट भी लेना है। तो इंटरेस्ट की जितनी भी इनकम हो, इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय लेंडिंग फंड टू प्रोडक्शन यूनिट। आप किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को कोई लोन देते हो, बदले में आपको ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, उसे नेशनल इनकम में शामिल करना चाहिए। तो देखिए इनकम मेथड में मैं अभी तक आपको तीन कंपोनेंट बता चुका हूँ। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, और तीसरा इंटरेस्ट। तीन इनकम आपकी आ चुकी है। चौथा आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो उसने कमाया है, जो उसने प्रोडक्शन एक्टिविटीज की हैं, प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइज इज यूज फॉर थ्री पर्पज। इस प्रॉफिट के क्या यूज होते हैं? जो प्रॉफिट वो कमाता है उसको नेशनल इनकम में लेना है, तो देश की इनकम है वो। अब एक इस प्रॉफिट में से उसको देना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट को देना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। इसको प्रॉफिट टैक्स ऑन बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। एक उसको देना पड़ता है डिविडेंड, भाई जिन शेयर होल्डर ने उसमें पैसा लगाया है उसको भी तो कुछ प्रॉफिट दे, उसको क्या फायदा होगा नहीं तो एक तो प्रॉफिट से अपन ने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। और एक शेयर होल्डर को पे किया डिविडेंड। और एक वो खुद भी रख लेती है कंपनी अपने पास रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग अपने पास भी तो रख लेती है। तो कुल मिलाकर कंपनी भाई अपने पास रख सकती है फर्दर डेवलपमेंट को। तो कुल मिलाकर कंपनी के प्रॉफिट के हिस्से हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 35 रुपये तो टैक्स के तौर पे दे दिए, और 30 रुपये जो है आपके जो है डिविडेंड के तौर पे दे दिए शेयर होल्डर को, और 65 हो गए, और 35 उसने अपने पास रख लिए रिटेन अर्निंग के। तो प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब इसको थोड़ा कंक्लूसिव करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस नाम का एक वर्ड आ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लेते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो तीन चीजें हो गई, रेंट एंड रॉयल्टी अपन ने अलग से देखा, इंटरेस्ट हमने अलग से देखा, प्रॉफिट हमने अलग से देखा। इन तीनों को अगर आप जोड़ दो तो ये वर्ड बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको नाम दिया गया है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अब आपके पास इन सब का तो कॉम्बिनेशन हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। कितनी चीजों का? तीन चीजों का, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसलिए देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक अपन ने पढ़ा था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और एक आपका आ रहा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जैसे एक डॉक्टर है या फार्मर है या कोई रिटेल शॉप वाला है। तो रिटेल शॉप वाला है तो वही तो मालिक है दुकान का, ओनर है, तो उसको किसी को रेंट पे नहीं करना, अपने आप को ही रेंट देना है। उसी ने पैसे लगाए हैं तो इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा। वही एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। तो ये जितने भी स्मॉल शॉपकीपर हैं इनकी हर टाइप की इनकम हो जाती है। कैसे? इनको शॉप का रेंट किसी को नहीं देना, ये इनके लिए इनकम है। इन्होंने जो पैसा लगाया तो इनको किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना, वो भी इन्हीं की है। ये खुद ही एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट भी इन्हीं का है। और ये खुद ही काम कर रहे हैं तो कोई सैलरी भी नहीं देनी, अपने आप को ही देनी है। तो ऐसी जो इनकम, जो शॉपकीपर्स की इनकम होती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्योंकि सारे फैक्टर इन्हीं के हैं तो सारी इनकम इन्हीं की होती है। तो ये कहलाते हैं आपके क्या? मिक्स्ड इनकम। तो अब हम इसको
कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, क्या कि हमने जो इनकम मेथड पढ़ा, उस इनकम मेथड को अपन अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो हमको, एनडीपीएट एफसी, डोमेस्टिक इनकम का नाम याद कर लो, इसको एनडीपीएट एफसी कहते हैं। इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। और मिक्स्ड इनकम, इससे एनडीपीएट एफसी निकलती है। तो ध्यान देना, तीन चीजें इंक्लूड हुई एनडीपीएट एफसी में। नंबर 1 कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, इन तीनों का टोटल तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। और नंबर 3 मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या निकलेगा, एनडीपीएट एफसी। याद कर लो, इन तीनों को जोड़ने से एनडीपीएट एफसी निकलता है। अब अगर एनडीपीएट एफसी में मैं डेप्रिसिएशन को जोड़ दूं तो एन जो है वो ग्रॉस बन जाएगा, तो ये निकल जाएगा जीडीपी एट एफसी। और इसमें मैं यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दूं तो एफसी जो है वो एमपी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो इस तरीके से आप जीडीपी एट एमपी तक पहुंच सकते हो। मेन बात यह है कि पहले आपको एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना चाहिए। 3 आइटम जोड़कर आप एनडीपी एट एफसी पे पहुंचेंगे, फिर ये 2 आइटम आप और ऐड कर देंगे तो आप अपने टारगेट जीडीपी एट एमपी तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके लिए कोई भी प्रोसेस करना थोड़ा आसान हो जाता है।